स्टूडेंट, हम एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर जो है उसको अंडरस्टैंड कर रहे थे कि वेब बेस्ड जो एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर है, इंफॉर्मेशन एनीवेयर एनी टाइम, उसके लिए आपके पास कुछ स्मार्ट क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, और कुछ एक्सएमएल बेस वेब सर्विसेज होती हैं और सर्वर्स होते हैं। ये सर्वर्स, ये जो एप्लीकेशन सर्विसेज हैं, ये हमने वेब सर्वर्स पर रखी होती हैं। कोई भी जो क्लाइंट है, ठीक है, स्मार्ट क्लाइंट्स हैं, वो चाहे वो पीसीज हैं या आपके सेलफोन्स हैं, वो अगर इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं इन सर्वर्स के साथ, तो वो फिर कोई भी जो इंफॉर्मेशन या ये जो सर्विस है उसके लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो ये जो सर्वर हैं उनको उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद जो डाटा या इंफॉर्मेशन है उन क्लाइंट्स को सेंड कर रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो वेब सर्विसेज हैं, ये एक्चुअली हैं क्या, अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट टू अलाउ डिफरेंट प्रोग्राम एंड डिवाइसेस टू टॉक टू ईच अदर। उन स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स जो कि इंटरनेट के लिए यूज हो रही है, हम नाम देते हैं वेब सर्विसेज का। तो स्टैंडर्डाइज वेब प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट टू अलाउ डिफरेंट प्रोग्राम एंड डिवाइसेस टू टॉक टू ईच अदर। तो अगर ये डिफरेंट डिवाइसेस ने अगर आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए स्टैंडर्डाइज जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो उन्हें हम उन प्रोग्राम्स का नाम देते हैं, ये हमारे वेब सर्विसेज होती हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, आपके पास यहाँ पर ये डेवलपर टूल्स हैं। Developer tools. What does it mean, a developer tools? तो a set of developer tools that allow you to write server and client program. तो आपने अगर एक वेबसाइट डेवलप करनी है, ठीक है, आप चाहते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है बाय यूजिंग इंटरनेट कहीं पर भी एक्सेसिबल हो, तो उसके लिए आपको वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनानी होगी। तो वो जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन आप बनाते हैं, वो बाय यूजिंग डेवलपर टूल्स बनाते हैं। तो उसके लिए क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग भी आपको जो है वो बाय यूजिंग वेब डेवलपर टूल्स जो है वो करनी होती है, और सर्वर साइड जो है वो भी अपने प्रोग्राम्स जो है वो बाय यूजिंग दीज डेवलपर टूल्स जो है वो उनको बिल्ड करना होता है। न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, न्यू वर्चुअल मशीन, सिंपल अग्रेड IDE। तो मोस्टली जो है वो हम वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट आपको आइडिया है, व्हाट डज इट मीन अ वर्चुअल मशीन? जी स्टूडेंट, वर्चुअल मशीन से क्या मुराद है? अब यहाँ पर देखिए, कन्वेंशनल जो डेवलपमेंट होती थी पहले, स्टूडेंट, कन्वेंशनल डेवलपमेंट इस तरह होती थी कि आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने एक सोर्स कोड जो है वो बनाया उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपने सोर्स कोड बनाया, जस्ट वो उसी मशीन पर रन होता था। ऐसे ही था ना? in the past, compiled code only run on the computers it was compiled for। जिसके लिए वो कंपाइल्ड किया गया है उसी पर ही वो रन होता था। तो लेकिन फिर वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट क्या है कि सोर्स कोड आपके पास आपने लिखा, virtual machine acting as the adapter to physical computer, compiled code will run on any computer as long as this virtual machine is installed। कि आप जो है वो वर्चुअल मशीन जो है, इसका कंसेप्ट आपने देखा कि हम अपना जो एक कंप्यूटर है ना, इसके अंदर वर्चुअल बॉक्स जैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आपको एक इंटीग्रेट एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप जो है वो जहाँ पर आप जो डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, वो 32 बिट है या 64 बिट का इन्वायरमेंट है, उसमें आप अपने टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, सर्विसेज परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह से आपका जो वर्चुअल मशीन है, ये आपको वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको इस तरह से है कि आप एक ही कंप्यूटर के ऊपर, अगर लेट्स सपोज है कि आपने जो है वो विंडो 10 इंस्टॉल की हुई है, आप चाहते अगर आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लेंगे, और उस वर्चुअल बॉक्स में आप विंडो जो है वो 7 जो है वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और उस विंडो 7 की वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो आप डिफरेंट प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं। इसके अलावा जो वर्चुअल मशीन जो है वो आपने एक सोर्स कोड लिखा, इंटरमीडिएट सोर्स कोड, एक सोर्स कोड लिखा, और इंटरमीडिएट जो कोड है वो वर्चुअल मशीन के थ्रू जो है वो रन आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर किया है। तो इसी उसी कोड को जो आपका सोर्स कोड है, उसको आप किसी दूसरी वर्चुअल मशीन के साथ भी, या दूसरी मशीन जो आपका कंप्यूटर है उस पर भी रन कर सकते हैं। तो वर्चुअल मशीन के थ्रू आप एक कोड, सोर्स कोड को
जो कि पहले कन्वेंशन वे में ये था कि एक सोर्स कोड जो है जिस मशीन के लिए बनाया गया, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया, जिस उसी मशीन पर रन हो रहा था। लेकिन बाय यूजिंग वर्चुअल मशीन कंसेप्ट आप एक सोर्स कोड जो है एक से ज़्यादा जो है मशीन पर, जैसे जावा जो है ना अडेप्टेबल जावा जो है वो सोर्स कोड आपका एक से ज़्यादा जो है वो मशीन्स पर रन कर सकते हैं। आप एक मशीन पर आपने कोड लिखा, उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई, आप इसको किसी दूसरी मशीन पर भी रन कर सकते हैं। तो डॉट नेट फ्रेम जो है ये क्या है, virtual machines is called common language runtime. ये आपने याद रखना है। व्हाट डज इट मीन अ वर्चुअल मशीन? वर्चुअल मशीन को हम कहेंगे कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, CLR, और समटाइम्स सिंपली डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो एक्चुअली जो है वो डॉट नेट फ्रेमवर्क आपका जो है वो वर्चुअल मशीन मशीन जो है उसका कंसेप्ट आपको प्रोवाइड करता है। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो है इसे हम नाम देते हैं CLR, और यहाँ पे इसे हम वर्चुअल मशीन को डॉट नेट भी कहते हैं। तो एक्चुअली जब आपकी कोई भी एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज जिसे हम MSIL कहेंगे, उसको फिर डॉट नेट फ्रेम या कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के जरिए ट्रांसलेट करके रन किया जा रहा होता है। तो कंपाइल्ड कोड आल्सो कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। तो आप जो कोड लिखते हैं, ठीक है, वो जो कंपाइल्ड कोड होगा उसे हम नाम देंगे माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, जिसे हम MSIL कहेंगे। स्टूडेंट ये बेसिक टर्म्स आपने याद रखनी है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है ये हम किसे कह रहे हैं, जो हमारी वर्चुअल मशीन है, जिसे हम डॉट नेट फ्रेम का दूसरा नाम क्या है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो इससे अबव जो है वो आपकी, जैसे कि यहाँ पर आप देखें वर्चुअल लैंग्वेज का, कि आपके पास सोर्स कोड है, उसको पहले इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट किया जाता है और इंटरमीडिएट कोड से फिर वर्चुअल मशीन के जरिए उसको ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन किया जाता है। तो सेम इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर देखें डॉट नेट फ्रेम के अंदर, कि आपके पास जो सोर्स कोड होगा उसे इंटरमीडिएट कोड माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज MSI उसमें कन्वर्ट किया जाएगा, उससे फिर जो है वो डॉट नेट फ्रेम के जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन किया जाएगा। और डॉट नेट फ्रेम जो है इसे हम कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का नाम भी देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, समझ लगी? ये टर्म्स आपने याद रखनी है, ये बेसिक टर्म्स जो हैं कि व्हाट डज इट मीन अ माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ये क्या चीज़ होती है कि सोर्स कोड को जब हम जो है वो बेसिकली इंटरमीडिएट जो लैंग्वेज है उसमें कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल कोड हमारा जो है वो उसे हम माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो डॉट नेट फ्रेम है, अब डॉट नेट फ्रेम जो है इसमें हम C# है, डब्ल्यू विजुअल बेसिक डॉट नेट है, J# है, इन मैनी डॉट नेट लैंग्वेजेस, ये जो डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं ये हम यूज़ कर सकते हैं MSIL को क्रिएट करने के लिए। तो उसमें C# है, विजुअल बेसिक डॉट नेट है, J# है, C++ डॉट नेट है, फिर कोबोल है, पर्ल है। ये स्टूडेंट ये सारी की सारी लैंग्वेज हमारी डॉट नेट फ्रेम की लैंग्वेज कहलाती हैं। तो जिसमें से हमने जो पढ़नी है वो C# पढ़नी। अब आपको पता चल गया कि हमें करना क्या है, कि हमारा जो कोड होगा वो हम C# में लिखेंगे, उस C# को MSIL में कन्वर्ट किया जाएगा और उस MSIL को फिर डॉट नेट फ्रेम के जरिए जो है वो उस मशीन पर रन किया जाएगा। जी स्टूडेंट, कोई कन्फ्यूजन समझ लग रही है आपको? एक फ्लो अंडरस्टैंड हो रहा है कि हमारा जो है वो कोड हम किस तरह से कर रहे होंगे और उसके नेमिंग कन्वेंशंस क्या हैं। MSIL फॉर माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। तो माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो है, यानी कि सबसे पहले हम जो कोड लिखेंगे हमारा वो C# में होगा, उसे माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर इसको डॉट नेट फ्रेम के जरिए एग्जीक्यूट किया जाएगा। सर ये विजुअल स्टूडियो पे हो जाएगा? जी, हम आप विजुअल कौन सा स्टूडियो यूज़ सॉफ्टवेयर? करेंगे। मैं आपको आज के लेक्चर में हम आगे आपको देखेंगे कि हम इसका किस तरह से इन्वायरमेंट हमें क्या है रिक्वायर्ड होगा, हम किस तरह से एक प्रोग्राम जो है वो रन करते हैं। तो अभी मैं आपको जो है नेमिंग कन्वेंशन और एक आपको फ्लो अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ, डॉट नेट फ्रेम के बेसिक्स आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ कि आपके पास C# लैंग्वेज में हम जो कोड लिखेंगे उसको फिर माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज उसमें कन्वर्ट किया जाएगा और फिर डॉट नेट फ्रेम के जरिए उसको हम रन करेंगे। ठीक हो गया? तो डॉट नेट लैंग्वेज अनलाइक जावा वर्चुअल मशीन, डिफरेंट लैंग्वेज कैन बी यूज टू कंपाइल इनटू इंटरमीडिएट लैंग्वेज। अब देखें जो जावा वर्चुअल मशीन है ना उसमें हम जावा लैंग्वेज को ही जस्ट यूज करते हैं। जावा लैंग्वेज से हम बाइट कोड बनाते हैं और उस बाइट कोड फिर वर्चुअल मशीन पर रन करते हैं। लेकिन अगर हम माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट की तरफ आए तो इसका एडवांटेज हमारे पास ये है कि हम इसको ना, अगर आपको C# आती है, आपको C++ लैंग्वेज आती है, आपको विजुअल बेसिक डॉट नेट आती है,
कोबोल आती है, फोर्ट्रन आती है, पर्ल लैंग्वेज। तो इन सभी लैंग्वेज के अंदर को यूज़ करते हुए आप जो है वो कोड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कोड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। समझ आ रही है कि ये इसका डॉट नेट का फ़ायदा क्या है? कि डॉट नेट में आप जस्ट एक लैंग्वेज की में कोडिंग नहीं कर सकते, आप सी प्लस में भी कोड करेंगे, वो उसको भी इंटीग्रेट कर लेगा। आप सी शार्प में कोड करते हैं, वो उसको भी इंटीग्रेट कर लेगा। ठीक है? आप विजुअल बेसिक को इंटीग्रेट करते हैं, तो वो उसको भी कर लेगा। तो एक्चुअली ये इसका एडवांटेज है डॉट नेट का। ये एडवांटेज होता है कि आप डिफरेंट लैंग्वेजेस को आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंस्टॉलिंग द डॉट नेट फ्रेम, तो डॉट नेट फ्रेम इंस्टॉल ओनली ऑन विंडो 98 एंड अबव। जितनी भी जो विंडोज हैं, विंडोज पे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं डॉट नेट फ्रेम को। इट्स आर 20 MB फाइल नेम्ड डॉट नेट फैक्स डॉट ई एक्स सी, कैन आल्सो बी फाउंड, ये लिंक गिवन है। ठीक है, विंडोज अपडेट डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम। तो यहाँ से आप जो है वो डॉट डॉट नेट फैक्स डॉट एक्जी जो है वो, जो कि 20 MB की फाइल होगी, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो कम्स प्री इंस्टॉल्ड स्टार्टिंग विद द विंडोज सर्वर 2003। तो हमें इसके लिए कोई सर्वर जो है वो भी इंस्टॉल करना होगा। तो ये विंडोज सर्वर आप 2003 जो है वो आप इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो डॉट नेट फ्रेम क्लास लाइब्रेरी, तो डॉट नेट फ्रेम के अंदर ना हमारे पास क्लास लाइब्रेरीज होगी, जिसके अंदर डिफरेंट जो इवेंट्स होंगे उसके एक्शन परफॉर्म करने के लिए कोड ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होगा। तो देर आर लिटरली थाउजेंड ऑफ एक्सट्रीमली यूजफुल क्लासेस दैट कवर वेरी कॉमन टास्क। फाइल ऑपरेशन जितने भी हमने करने हैं, नेटवर्किंग के जितने भी जो ऑपरेशन होते हैं, क्रिप्टोग्राफी के जितने ऑपरेशन होते हैं, डेटाबेस असेस के जितने ऑपरेशन होते हैं, विंडो रिलेटेड टास्क होते हैं, उन सब के जो स्टूडेंट कोड जो है ना, क्लासेस कोड जो है वो इसमें हमारी डॉट नेट फ्रेम की क्लास लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होगा। तो जावा जो है ना वो भी ऐसे ही वर्क कर रहा होता है। जावा की जो लाइब्रेरीज होती हैं और उसमें क्लासेस मौजूद होती हैं, क्लासेस की डेफिनेशन मौजूद होती हैं, हमने जस्ट उसको जो है वो अपडेट करना है, अपने कस्टमाइज करना है अपने अकॉर्डिंगली और उसको यूज़ करना है। डॉट नेट फ्रेम में भी ये भी इसलिए ये ईजी भी है कि इसमें हम जितने भी जो फाइल ऑपरेशन, नेटवर्किंग, क्रिप्टोग्राफी, डेटाबेस या विंडो रिलेटेड टास्क होंगे, उनकी लिए जो क्लासेस हमने बनानी है, प्रोग्रामिंग जो क्लासेस हैं, वो उनकी डेफिनेशन यहाँ पर मौजूद होगी। तो one major key to the .NET programming is actually to know their classes instead of wasting time writing them from scratch. तो आपको जस्ट नॉलेज होना चाहिए कि भाई मैंने ये क्लास जो है वो इस पर्पस के लिए, यानी कि फाइल ऑपरेशन के लिए मेरे पास कौन कौन सी क्लासेस हैं, कैसे यूज करते हैं, नेटवर्किंग के लिए कौन कौन सी क्लासेस हैं, क्रिप्टोग्राफी करनी है, आपने डाटा की इंक्रिप्शन करनी है। ठीक है, ओवर द नेटवर्क जब हम डाटा सेंड करते हैं तो डाटा को इंक्रिप्ट करते हैं, तो वो उसके लिए कौन कौन सी क्लासेस मौजूद हैं डॉट नेट फ्रेम के अंदर, डेटाबेस के एसेस के लिए कौन कौन सी क्लासेस हैं। तो स्टूडेंट आपने ना उनको कोड को जो है वो स्क्रैच से राइट नहीं करना, क्लासेस खुद से जो है वो सारी की सारी राइट नहीं करनी, आपने जस्ट इन क्लासेस को जो है वो यूज करना है। ठीक है, इनके इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग आपने करनी कि इनको क्लासेस को हम यूज कैसे करते हैं। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये लैंग्वेज जो है वो आपके लिए सीखनी ईजी है, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी आपने सी प्लस प्लस लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जस्ट आपने उन्हीं लैंग्वेजेस जो है, आपका इसका मतलब है क्लासेस का कंसेप्ट भी है। तो अब डॉट नेट फ्रेम के अंदर जो है फिर इजिली फिर बिल्ट इन क्लासेस हैं, आप उनको अपने जो भी ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करने हैं, ये डिफरेंट जो ऑपरेशंस गिवन है, आप उस लिहाज से फिर वेबसाइट्स बना रहे हैं या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना रहे हैं, उसके लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। अब मेजर जो कंसेप्ट है वो नेम स्पेसिस का है। तो व्हाट डज मीन नेम स्पेसिस से क्या मुराद है, पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो एवरी क्लास बिलोंग्स टू अ नेम स्पेस e डॉट एक्स, फाइल इन्फो बिलोंग टू द सिस्टम IO नेम स्पेस। तो अब देखें यहाँ पर ना हमारे पास इस तरह से है कि एवरी क्लास के लिए हमारे पास नेम स्पेस होगी, और जो फाइल इन्फो के लिए जो नेम स्पेस होगी वो सिस्टम डॉट IO है। ठीक है, तो यू कैन रेफर टू इट यूजिंग सिस्टम डॉट IO फाइल इन्फो और यूज द यूजिंग आर imports कीवर्ड टू import entire namespace। तो स्टूडेंट आपने ना जो है वो हम जो नेम स्पेस यूज़ करेंगे, ठीक है, हमने बात की कि हमने कोई भी क्लास का यूज़ करना है तो उसके लिए हमें नेम स्पेस यूज़ करनी पड़ेगी। नेम स्पेस जो है वो किस तरह से यूज़ की जाती है कि आप जो है जो इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि सिस्टम डॉट IO डॉट फाइल इन्फो, या फिर बाय यूजिंग के थ्रू भी, या फिर इंपोर्ट कीवर्ड के जरिए जो है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं इंटायर नेम स्पेस को।
यानी कि उसकी क्लास जो है उसको अगर आपने किस तरह से यूज़ करना है। तो ये हम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा जो है इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो विजुअल प्रोग्रामिंग की जो डॉट नेट फ्रेम के थ्रू हम किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं उसका सिंटैक्स बेस से क्लियर हो जाए। तो दिस अलाउज डिफरेंट क्लासेस विद द सेम नेम टू कोएग्जिस्ट। ठीक है, तो व्हाट इज द कॉमन टाइप सिस्टम जिसे हम CTS कहते हैं। तो CTS प्रोवाइड्स लैंग्वेज इंटरप्रेटेबिलिटी, लैंग्वेज शेयरिंग द सेम डाटा टाइप। जैसे कि इंट है, शुड मीन द सेम इन विजुअल बेसिक, विजुअल C++, C# एंड ऑल अदर। यानी कि इंट है ना, तो कॉमन टाइप सिस्टम में इस तरह इसे हम कॉमन टाइप जो डॉट फ्रेम है ना, इसे हम कॉमन टाइप सिस्टम का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बोला क्या है कि आप जो डिफरेंट टाइप की जो प्रोग्रामिंग के अंदर जो प्रोग्राम आप लिख सकते हैं वो आप विजुअल बेसिक में लिख सकते हैं, वो विजुअल बेसिक C++ में लिख सकते हैं, वो C# में भी लिख सकते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स होता है, जैसा कि इंट है तो सब इन सब लैंग्वेज के लिए सेम होगा। इंट जो है उसको इंटीजर डाटा टाइप कंसिडर करेगा। तो CTS मच लाइक जावा डिफाइंस एवरी डाटा टाइप एज ए क्लास। तो जो हमारा कॉमन टाइप सिस्टम है या डॉट नेट फ्रेम है, उसमें जो हमारे पास जितना भी जो डाटा होगा उसको हम इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस जो है वो डिफाइन कर रहे होंगे। एवरी डॉट नेट कंप्लेंट लैंग्वेज मस्ट स्टिक टू दिस डेफिनेशन। तो जो सी भी आपके पास लैंग्वेज आपने कंप्लेंट लैंग्वेज यूज़ करनी है, उसमें ये लाजमी तौर पर ये ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर जो है, जो अगर आपके पास इंट है तो इंट जो है वो C++ में आप देखें या विजुअल बेसिक में देखें या C# में देखें, इंट को एज ए इंटीजर डाटा टाइप कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इस तरह फ्लोट को जो है वो एज ए फ्लोटिंग डाटा टाइप जो है कंसिडर किया जाएगा सभी लैंग्वेज के लिए। तो सभी लैंग्वेज का जो सिंटैक्स की जो बेसिक है वो कॉमन होनी चाहिए। उस लैंग्वेज को फिर आप डॉट नेट फ्रेम जो है उसके थ्रू जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पॉपुलर प्रोजेक्ट टाइप्स, कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो हम बाय यूजिंग डॉट नेट फ्रेम और विजुअल प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है वो डेवलप करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो जितनी भी जो कंसोल एप्लीकेशंस होती हैं हमारी, वो सारी आप डेवलप कर सकते हैं। फिर इसके अलावा स्क्रिप्टेड और होस्टेड एप्लीकेशन जितनी भी जो होती हैं हमारी, ठीक है। फिर विंडोज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की जो एप्लीकेशन होती है, यानी विंडोज़ फॉर्म्स वगैरह होते हैं, वो आप इससे बिल्ड कर सकते हैं। ASP.NET एप्लीकेशन जो होती हैं, यानी कि वेबसाइट्स जो होती हैं, वो आप फिर XML वेब सर्विसेज जो होती हैं वो आप डेवलप कर सकते हैं। विंडोज सर्विसेज डेवलप कर सकते हैं। विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशंस हैं जिसमें .NET प्रोग्राम दैट रन अंडर द माइक्रोसॉफ्ट विंडो प्लेटफॉर्म प्रीवियसली नोन एज द विंडो 32 एप्लीकेशंस। विंडो 32 एप्लीकेशंस या .NET प्रोग्राम एप्लीकेशंस, विंडो जिन्हें हम विंडो फॉर्म एप्लीकेशंस कहते हैं, वो आप जो है वो रन कर सकते हैं। ASP.NET एप्लीकेशंस, एन एंटायर वेबसाइट दैट इज ड्राइवन बाय द माइक्रोसॉफ्ट .NET, उसे हम ASP.NET कहते हैं। तो इसका मतलब आप एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं, और जो एप्लीकेशंस आपकी हैं वो आप वेब बेस्ड हो सकती हैं या फिर विंडो बेस्ड भी हो सकती हैं, विंडो फॉर्म्स बेस्ड भी हो सकती हैं। तो स्मार्ट क्लाइंट, जैसा कि सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटिंग डिवाइस दैट कम्युनिकेट विद पीसीज टू अलाउ असेस टू द इंफॉर्मेशन, जैसा कि PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है ना, उसको अगर आपने कंप्यूटर के साथ अटैच करना है तो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करवाने के लिए आप डॉट नेट फ्रेम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप्स हैं, टर्मिनल्स हैं, सेल फोन्स हैं, तो इनके लिए स्टूडेंट आप जो है वो डॉट नेट जो फ्रेम है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉपुलर प्रोजेक्ट की टाइप्स हैं। आपने इनको और डिटेल में जो है वो देखना है, क्योंकि आपने जो है वो इनमें से फिर कोई एक जो है, आप विंडो बेस्ड भी आप बना सकते हैं एप्लीकेशन, और जो वेब बेस्ड भी एप्लीकेशन, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं। अगर आपका वेबसाइट की तरफ इंटरेस्ट है तो आप फिर वेब बेस्ड एप्लीकेशन देखें कि हम डॉट नेट के थ्रू C# को यूज़ करते हुए कौन कौन सी जो है वो वेबसाइट बना सकते हैं। तो उसमें से वो आप एज ए अपना टर्म प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। डॉट नेट की जो डेवलपमेंट है, अब ये देखें कि कैसे हम हमारा जो है वो एक कंप्लीट आर्किटेक्चर मौजूद है डॉट नेट के जो डेवलपमेंट का। सबसे टॉप लेवल पे देखें आप, ये मेजर इसका एडवांटेज आपने याद रखना है, ये आपकी इंस्पायरेशन है कि डॉट नेट जो है आपको फैसिलिटेट करता है कि आप जो प्रोग्राम लिखते हैं ना वो डिफरेंट लैंग्वेज, इन डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर आप लिख सकते हैं। आप विजुअल बेसिक में लिख सकते हैं, आप C++ में लिख सकते हैं, आप C# में लिख सकते हैं, आप JHash में लिख सकते हैं। जौन सी लैंग्वेज पे आपको कमांड है, आप उस कमांड में आपने एक प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम जब आप लिख लेते हैं तो फिर ये कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन जो है उसके थ्रू हम ASP.NET वेब फॉर्म
या वेब सर्विसेज मोबाइल इंटरनेट टूल किट, इसको यूज़ करेंगे। अगर आपने वेबसाइट बनानी है उसके लिए हम ASP.NET यूज़ करेंगे। और अगर आपने विंडोज़ एप्लीकेशन बनानी है उसके लिए हम विंडो फॉर्म की जो है वो टूल यूज़ करेंगे। फिर .NET एंड XML वो यूज़ किए जाती हैं। इसके अलावा फिर बेस क्लास लाइब्रेरी उसको यूज़ किया जाता है। फिर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम वो हम यूज़ करते हैं। और फिर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपके सबसे लास्ट स्टेज है जहाँ पर ये जो डिफरेंट आपके पास स्टेजेस हैं इनके थ्रू आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर फिर रन होगी। तो ये एक आपका .NET फ्रेम का डेवलपमेंट का एक जो है वो आर्किटेक्चर मौजूद है कि आपके पास ये चीज़ें जो हैं वो ये डिफरेंट आपके पास टूल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे जब आपने कोई भी .NET की एप्लीकेशन को रन करना है। तो बैकएंड पे इस तरह से आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होगी। ठीक है। तो .NET फ्रेम कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। The basic theme of .NET is unification and इंटरप्रोटेबिलिटी बिटवीन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बेसिक हमारा थीम है कि हम किसी भी लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम लिखें उसको हम .NET के जरिए .NET फ्रेम के जरिए उसको रन कर सकें और उसको हम अपनी वेब के लिए और अपने जो विंडोज़ के डेस्कटॉप एप्लीकेशन उसके लिए उसको यूज़ कर सकें। तो अचीव दिस देयर मस्ट बी सम रूल्स फॉलोड बाय ऑल लैंग्वेज। तो याद रखिएगा कि हमने जो रूल्स हैं वो उसको फॉलो करना है। तो वो रूल्स जो CLS है is the collection of the rules and constraint that every language that seeks to achieve .NET compatibility must follow। तो इसके लिए फिर हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है CSL उसे हम कहते हैं, जिसके अंदर कोई भी लैंग्वेज जिसको आप .NET के साथ कंपेटेबल बनाना चाहते हैं वो उन रूल्स को फॉलो करनी चाहिए। उसके सिंटैक्स को जो है सिंटैक्स के बारे में जो रूल्स हैं उसको वो फॉलो करें। तो .NET फ्रेम कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन जो है तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट हैव डिफाइंड 3 लेवल ऑफ CLS कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन कंपैटिबिलिटी। फर्स्ट जो है वो कंप्लेंट प्रोडक्ट है, फिर कंज्यूमर के लिए है, फिर स्टैंडर्ड है। तो फर्स्ट कंप्लेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूसर जो है द कंपोनेंट developed in this type of language can be used by any other language। इसे हम नाम देते हैं कंप्लेंट प्रोड्यूसर। और सेकंड जो है वो आपका कंज्यूमर है। तो द लैंग्वेज इन दिस कैटेगरी कैन यूज क्लासेस प्रोड्यूस इन एनी अदर लैंग्वेज। ठीक है, ये क्लासेस को यूज करते हैं। और थर्ड जो इसकी जो कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन की टाइप है वो है एक्सटेंडेड। तो लैंग्वेजेस इन दिस कैटेगरी कैन नॉट जस्ट यूज द क्लासेस एज इन कंज्यूमर कैटेगरी बट कैन आल्सो एक्सटेंड क्लासेस यूजिंग द इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस भी प्रोवाइड करती है जो एक्सटेंडेड है। तो ये आपके पास 3 जो है वो बेसिकली क्लासेस या लेवल्स डिफाइंड हैं CLS के। तो आपको अगर पूछा जाता है कि .NET के CLS के लेवल्स कौन कौन से हैं तो एक कंप्लेंट प्रोड्यूसर है, एक आपका कंज्यूमर है और एक आपके एक्सटेंडेड है। उनके बारे में तीनों के बारे में आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। फिर माइक्रोसॉफ्ट इज प्रोवाइडिंग विजुअल बेसिक C++, C#, जे स्क्रिप्ट जो है ये सारी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनका जो है जो कि CLS के रूल्स को फॉलो कर रही हैं। तो इसलिए आप किसी भी इन लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको आप .NET फ्रेम के जरिए जो है वो रन कर सकते हैं इजीली। तो इंडस्ट्री एंड एक्टिमा, तो इसके लिए इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए जो हम APL है, कोबोल है, FL है, फोर्टन है, हैस्केल है, ML है, मशीन लर्निंग जो है, पर्ल है, पाइथन है, RPG है, स्कीमा है, स्मार्टा की है। तो ये स्टूडेंट ये सारी वो इंडस्ट्रीज जो लैंग्वेजेस हैं जिनको इनको भी इंटीग्रेशन जो है हमारा .NET फ्रेम जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो अब आपको इसका मतलब है कि बजाय ये कि हम कोई स्पेसिफिक एक लैंग्वेज जो है जस्ट जो स्पेसिफिक हमें लैंग्वेज आती है और अगर लेट्स सपोज कि उस पर आगे वर्किंग जो है वो इन फ्यूचर जो है उस पर बहुत काम नहीं हो रहा, उसको ओल्ड एज समझा जा रहा है और नई लैंग्वेज जो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, तो आप .NET फ्रेम अगर आप यूज़ कर लें तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप उसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए जो एक कस्टमाइज वे में एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो ये इसका .NET फ्रेम का एडवांटेज है। तो कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर, द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैव पार्टिसिपेटिंग एंड देयर कंट्रीब्यूशंस आर ग्रेटली एक्नॉलेज। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ये इंटेल कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ISC, ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ये कुछ आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने
जिन्होंने वर्क किया है डॉट नेट फ्रेमवर्क के ऊपर, और आज हम डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं वो डॉट नेट फ्रेम के थ्रू जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम यहाँ पर हमने बात की, ये बेसिकली आर्किटेक्चर है आपका डॉट नेट डेवलपमेंट का। तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एग्जीक्यूशन मॉडल कि आपके पास इस तरह से होता है कि सबसे टॉप लेवल पे आपका सोर्स कोड होता है जिसको आपने डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा होता है। तो हर एक लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होगा, या देखिए विजुअल बेसिक का कंपाइलर, सी शार्प उसका कंपाइलर होगा, सी प्लस प्लस उसका कंपाइलर होगा। तो इन सारे जो कंपाइलर्स हैं वो इसको ट्रांसलेट करेंगे मैनेज कोड, असेंबली कोड के अंदर। ठीक है, असेंबली आपने पढ़ा होगा कि हमारा जितनी भी जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है वो सबसे पहले जो है वो असेंबली लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट होता है, देन जो है वो फिर उसको आगे फर्दर जो है मशीन कोड में कन्वर्ट करके रन किया जा रहा होता है। तो जो डॉट नेट का मॉडल हम देखें तो उसके अंदर इस तरह से है कि सबसे पहले जो हमारा सोर्स कोड है इसको इसको कंपाइलर के जरिए जो है असेंबली कोड में कन्वर्ट किया जाएगा मैनेज कोड में। फिर हम कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जीआरटी कंपाइलर यूज करेंगे जो कि कन्वर्ट करेगा इसी असेंबली कोड को, जो कि डिफरेंट लैंग्वेज का असेंबली कोड है। कॉमन लैंग्वेज रन टाइमर जो है उसको नेटिव कोड यानी मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, और जब वो मशीन कोड में कन्वर्ट होगा वो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन होकर रिजल्ट जो है वो जनरेट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये आपके पास आर्किटेक्चर जो है वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि है क्या डॉट नेट फ्रेम जो है वो क्या होता है, उसमें कौन कौन उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है डॉट नेट फ्रेम की। तो व्हाट इज अ माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज जिसे हम MSIL कहते हैं। तो a .NET programming language which is C sharp, Visual Basic .NET J does not compile into executable code। इनको executable code में डायरेक्ट जो है वो नहीं कन्वर्ट होती, बल्कि इनको क्या किया जाता है, फिर इन लैंग्वेज को हम कंपाइल करते हैं इंटरमीडिएट कोड कार्ड माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। यानी कि आपका जो कोड होगा ना सबसे पहले जो कि आपने इन हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा है सी शार्प में या विजुअल बेसिक डॉट नेट के अंदर, तो सब ये कोड ना डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं बनता, मशीन कोड में इसको हम कन्वर्ट नहीं करते, बल्कि इसको पहले कन्वर्ट किया जाता है इंटरमीडिएट कोड जिससे हम नाम देते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। क्लियर स्टूडेंट। तो द MSIL code is then sent to the CLR common language runtime that convert the code to the machine language which is then run on the host machine। तो एक्चुअली ऐसा होता है कि आपका जो कोड है उसको फिर हम कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो है इसके थ्रू कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, और वो मशीन जो है वो उसको फिर होस्ट मशीन पर रन किया जाता है। तो MSIL को हम कह सकते हैं कि जैसे जावा बाइट कोड है। अगर आपने जावा पढ़ी हो तो उसमें ऐसा होता है कि हमारा जो कोड होता है फर्स्टली वो जावा बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, देन वो मशीन कोड में उसको हम कन्वर्ट करके रन कर रहे होते हैं। तो ताकि ये जावा बाइट कोड इसलिए होता है ताकि मशीन इंडिपेंडेंट कोड बनाया जाए। तो सेम एज इट माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ये काम किया कि जैसा कि जेसन वालों ने जावा वालों ने जो है वो बाइट कोड बनाया, इसी तरह से डॉट नेट फ्रेम जो है बनाने का मकसद भी यही था कि हमारा जो है मशीन इंडिपेंडेंट कोड बनाया जाए, और जो कोड हम लिखें वो डिफरेंट अगर लैंग्वेज में है तो उसको हम जो है वो इंटीग्रेट कर सकें और फिर उसको हम रन कर सकें ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एवरी डॉट नेट फ्रेमवर्क एप्लीकेशन रिलाइज ऑन द CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, इसके ऊपर रिलाइज करती है। यानी कोई भी लैंग्वेज है, आप जो मर्जी लैंग्वेज यूज़ करें, उसको पहले माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज में कन्वर्ट करके CLR जो है कंपाइलर इसके ज़रिए उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, और फिर देन कोड को रन किया जाता है। तो एवरी डॉट नेट फ्रेम असेंबली कंटेन्स आ मिनफिट क्लास मेथड मेटाडाटा और वर्जनिंग इंफॉर्मेशन। यानी कि जो असेंबली है ना कंटेन, उसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, उसमें हमारे पास क्लास क्लास और मेथड्स और मेटाडाटा मौजूद होता है। इसके अलावा वर्जन्स वर्जनिंग इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि हमारे पास ये आपका जो है वो बेसिकली हम ये लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्लासेस कौन सी हैं, इसके मेथड्स क्या हैं। तो द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम मैनेज मेमोरी थ्रेड एग्जीक्यूशन, कोड एग्जीक्यूशन, कोड सेफ्टी, वेरिफिकेशन, कंपाइलेशन एंड अदर सिस्टम सर्विसेज। तो ये आपके पास कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो है इन सबको मैनेज कर रहा। तो द रन टाइम इज डिजाइन टू एनहांस परफॉर्मेंस, द रन टाइम इज आल्सो एक्सेलरेट डेवलप प्रोडक्टिविटी। ये स्टूडेंट आपको अब एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है विजुअल प्रोग्रामिंग का वो अंडरस्टैंड हो गया होगा कि डॉट नेट फ्रेम क्या होता है, कैसे हम एक कोड जो है वो हमारा कंपाइल होता है, ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन क्या होती है,
ठीक है। तो आपको डिटेल में ये पढ़ाने का मकसद ये है ताकि आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि जब आप कोड को रन करें, देखिए अगर आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ना होगी कि हम जो है वो हमारा आर्किटेक्चर कैसा है, विजुअल प्रोग्राम का जब हम कोड रन करते हैं तो वो उसके क्या एक मेथड है कि हम किस तरह किस वे में हम कोड को रन करते हैं। तो आपको अगर वो क्लियर नहीं होगा तो फिर आप आगे फिर आप प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स जो है वो उसका प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उसको रन नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इस इन डेप्थ आपको ये करवाया है। तो स्टूडेंट आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्लियर है ये किस तरह से है? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है, हमने जो है वो डॉट नेट फ्रेम की बेसिक्स आपको समझ लगी होंगी कि हम किस तरह से जो है वो कोड की एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं। और हमने प्रोग्रामिंग अगर करनी है तो वो हम सी शार्प में या सी प्लस प्लस में भी अगर कर लें तो उसको किस तरह से कन्वर्ट हमारे पास इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम पर एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट किया जा रहा होता है। तो इनसाइड अ डॉट नेट फ्रेम एप्लीकेशन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, अब उसको मजीद जो है वो और एक्सप्लेन एलेबोरेट किया जा रहा है कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एम एस आई एल इज जे आई टी कंपाइल्ड मेथड बाय मेथड एंड स्टोर्ड इन अ ग्लोबल असेंबली कैशे, जिसे हम मशीन वाइड कोड कैशे कहते हैं, ऑन द हार्ड ड्राइव। तो आपका जब कंप्यूटर का कोड, आपका जो डॉट नेट कोड एग्जीक्यूट हो रहा था तो होता क्या है कि द जी ए सी नोन एज द वर्जन इंफॉर्मेशन कॉपी अ न्यू वर्जन एग्जीक्यूट एंड बोथ वर्जन आर स्टिल अवेलेबल इन द कैशे। कि आपके पास इस तरह से एप्लीकेशन वन डॉट एक्जी है, इसका हमने रेफरेंस नंबर देखा है कि विडगेट डॉट डेल, और वर्जन 1.2.1.7। तो एप्लीकेशन 2 है डॉट एक्जी, इसका रेफरेंस जो है वो ये है कि वर्जन 1.3.000। तो इसको फिर हम क्या करते हैं कि इसी को फिर सेव कर लिया जाता है अपने जो है वो हमारी हार्ड ड्राइव के ऊपर। इनके जो मशीन वाइड कोड कैशे हैं वो उसको हम सेव कर लेते हैं, असेंबली कैशे को हम सेव कर लेते हैं अपनी हार्ड ड्राइव के ऊपर। डॉट नेट डेवलपमेंट में अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये आपके पास हमें ये भी अंडरस्टैंड हो गया, हमें कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के बारे में हमें पता चल गया है। तो आगे नेक्स्ट जो है वो अडोब डॉट नेट और एंड हेक्सामर और बेस क्लास लाइब्रेरीज जो हैं। तो इससे क्या हमारा है, तो स्टार्ट विजुअल स्टूडियो डॉट नेट 2005। तो क्लिक ऑन न्यू, अच्छा जब आपने इंस्टॉल करेंगे ना आप विजुअल स्टूडियो जो है, ठीक है, डॉट नेट जो है, तो आप यहाँ पर जो है क्लिक ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, आपने न्यू प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पर जो है वो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह से आपको जब आप रन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपने न्यू प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक करना जब आपने विजुअल प्रोग्रामिंग का कोई भी कोड लिखना है। देन फिर स्टार्टिंग प्रोजेक्ट, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट इन द विजुअल स्टूडियो डॉट नेट इन्वायरमेंट, सेलेक्ट फाइल, न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम द मेन्यू। तो आपने जो है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है फाइल, न्यू, न्यू से आपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपका एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होगा। तो in left window select Visual Basic project, in right window select console application, name it with you want, नो स्पेस, यानी कि यहाँ पर आपने स्पेस नहीं देनी, और उसका जो है वो आपने जो है वो क्लिक ब्राउज बटन टू सेलेक्ट योर लोकेशन, नोट लोकेशन वेयर प्रोजेक्ट विल बी सेव्ड, क्लिक ओके बटन टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। तो इस तरह से आपने एक फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो आपने विजुअल बेसिक का क्रिएट करना है। तो ये जो है वो आपको प्रोग्राम के जो है वो सिंटैक्स शो किया गया है कि आपने किस तरह से लिखना है। वहाँ पर सिंटैक्स यूजिंग सिस्टम, सिस्टम डॉट कलेक्शन जेनेरिक सिस्टम डॉट टेक्स्ट, हम बेसिकली टेक्स्ट जो है वो प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो क्लास प्रोग्राम हमारी नेम स्पेस कंसोल एप्लीकेशन हमारी अभी बन रही है क्योंकि वेबसाइट नहीं कंसोल एप्लीकेशन है। तो इसमें स्टैटिक मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट कंसोल डॉट राइट लाइन, ये हमारे कंसोल का जो है वो एप्लीकेशन का जो है वो क्लास जिसमें हम फंक्शन जो है कॉल करें राइट लाइन को। तो इसमें हमने आउटपुट क्या करनी है, दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम। तो कंसोल डॉट रीड लाइन, हमने रीड राइट का फंक्शन इसको कॉल किया, तो वो क्या करेगा कि जो आपने प्रोग्राम है इसको कंसोल पर प्रिंट करवाएगा। तो कंसोल आउटपुट आपकी होगी दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने क्या करना है कि नोट दैट कंसोल विंडोज, प्रेस एंटर टू एग्जिट द विंडो। तो आपने डॉट नेट फ्रेम का जो है डॉट नेट फ्रेम इंस्टॉल करना है और ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है इसको आपने रन करना है, ये आपका टास्क है।
और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कंसर्न कर लीजिएगा कि सर ये बता दें। आपने फर्स्ट प्रोग्राम, चूँकि अभी हम कंसोल का वेबसाइट नहीं बना रहे, कंसोल का प्रोग्राम है, तो आपने इसको टाइप करना है और फर्स्ट प्रोग्राम आपने रन करना है। तो इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का हमने फर्स्ट लेक्चर में डॉट नेट फ्रेम के बारे में अंडरस्टैंडिंग की है और इसके एनवायरनमेंट के लिए जो हमें रिक्वायर्ड है और ये फर्स्ट प्रोग्राम हमने किस तरह से रन करना है उसको हमने देख लिया, प्रोजेक्ट कैसे डेवलप करना है उसको अंडरस्टैंड किया है। सर ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है? जी, हमारा ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो ये थोड़ी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग करवाई मैंने, डॉट नेट क्या होता है, फिर हमने उसका आप सिंटैक्स स्टार्ट कर दिया, तो वन बाय वन इसका सिंटैक्स स्टार्ट करेंगे। आपने इसके अलावा इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो भी देखनी है डॉट नेट की, जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट आपने बनाना है। क्लियर स्टूडेंट? और सर इसकी लैब्स कब होगी? इसकी लैब्स जो हैं वो मैं अभी तो आपको ऑनलाइन करवाऊँगा जो है वो, जब फिर प्रॉपर जो है